मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रही कि लोग आखिर गलतियां क्यों करते हैं। भगवान ही जानता है मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की है। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि अभी सारी गलतियां खत्म हो गई हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को लेकर मेरी समझ में काफी कमियां थी। इसीलिए मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश की। मैं बार बार देख रहा था कि लोग एक जैसी अजीब गलतियां रिपीट कर रहे हैं। उस समय मेरे पास यह समझने का कोई तरीका नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, यह बार बार हो रहा था और एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा था। इसी वजह से मैंने इंसानी दिमाग और बिहेवियर को समझने के लिए अपना एक खुद का सिस्टम बना लिया। इसका कुछ हिस्सा मैंने किताबों से सीखा, लेकिन ज्यादातर मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ आया। बाद में यही सिस्टम जिंदगी की कई मुश्किलों से निकलने में काफी समय बाद मुझे साइकोलॉजिस्ट बॉब सियालिडिनी की किताब इन्फ्लुएंस पढ़ने को मिली। कम उम्र में ही वे हजारों फैकल्टी मेंबर वाले इंस्टीट्यूशन में एक बहुत मशहूर प्रोफेसर बन चुके थे। उन्होंने यह किताब आम लोगों के लिए लिखी थी और यह लाखों कॉपीज बिकने वाली एक बड़ी बेस्ट सेलर साबित हुई। जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी सोच में जो कई खाली जगहें थी उन्हें इस किताब ने भर दिया। इसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास इंसानी बिहेवियर को समझने के लिए काफी मजबूत टूल है और मैं वही टूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए भी हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स को इंसानी बिहेवियर से अलग करके नहीं समझा जा सकता। अगर इकोनॉमिक्स यही नहीं समझती कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं तो उसका क्या फायदा हुआ। मेरे हिसाब से हर सच्चाई को दूसरी सच्चाई के साथ मैच करना पड़ता है। अगर दो आइडियाज आपस में टकराते हैं तो हम उन्हें समझकर रिजोल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगर साइकोलॉजी में ऐसी कोई बात है जो सच में काम करती है तो इकोनॉमिक्स को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही बात इकोनॉमिक्स के लिए भी लागू होती है। मुझे लगता है कि लोग साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में काफी गलतियां हुई है। तो अब आइए मैं उन 24 बड़े कारणों की बात करता हूं जिसकी वजह से लोग गलत डिसीजन लेते हैं। समय कम है, इसीलिए मैं उन्हें शॉर्टकट में समझाऊंगा। तो पहला कारण है द पावर ऑफ इंसेंटिव्स, यानी इनाम, फायदे और लालच की ताकत। साइकोलॉजिस्ट इसे रिवॉर्ड कहते हैं, इकोनॉमिस्ट इसे इंसेंटिव्स मानते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, यह तो हर कोई जानता है। मैं भी कभी यह सोचता था कि अपनी पीढ़ी के लोगों में शायद मैं इंसेंटिव्स की ताकत को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन सच यह है कि मैंने भी इसकी पावर को बार बार कम करके आंका। आज भी शायद ही कोई साल गुजरता हो जब मैं इंसेंटिव्स के असर को देखकर हैरान न होता हूँ। एग्जाम्पल के लिए फेडरल एक्सप्रेस की कहानी को देखिए। उनके बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट काम था रात भर सारे पैकेट सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अगर रात की शिफ्ट में काम पूरा नहीं होता तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता था। कंपनी ने प्रॉब्लम हल करने के लिए हर तरीका आजमाया, ट्रेनिंग दी, समझाया, अलग अलग मैनेजमेंट तकनीकें अपनाई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। फिर किसी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा। उस समय कर्मचारियों को काम के घंटों के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था। क्या होगा अगर उन्हें शिफ्ट खत्म करने और काम पूरा करने के आधार पर पैसे दिए जाए? जैसे ही यह बदलाव आया, नतीजा पूरी तरह बदल गया। अचानक काम समय पर पूरा होने लगा। जो समस्या लंबे समय से हल नहीं हो रही थी, वही इंसेंटिव बदलते ही लगभग खत्म हो गई। अब जीरोक्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नई और बेहतर मशीनें बाजार में अच्छी बिक्री क्यों नहीं कर रही है, जबकि पुराना और कम प्रभावी मॉडल तेजी से बिक रहा है। जब उन्होंने गहराई से जांच की तो असली कारण सामने आए। पुरानी मशीन बेचने पर सेल्समैन को ज्यादा कमीशन मिल रहा था, इसीलिए वे स्वाभाविक रूप से उसी मशीन को बेचने में ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। यानी प्रॉब्लम मशीन की क्वालिटी में नहीं बल्कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर में थी। होवर्ड में बी एफ स्किनर नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे।
उनका मानना था कि रिवार्ड की हेल्प से लोगों और जानवरों के बिहेवियर को काफी हद तक प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने इस विषय पर कई एक्सपेरिमेंट किए और उनके रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाले थे। लेकिन समय के साथ स्किनर को एक दूसरी प्रॉब्लम हुई, जिसे अक्सर मैन विद हैमर सिंड्रोम कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में सिर्फ हथौड़ा है तो आपको हर समस्या कील जैसी दिखाई देती है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी एक विचार या तरीके पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है तो वह हर समस्या का समाधान उसी में ढूंढने लगता है। यह गलती बहुत बुद्धिमान लोगों से भी हो सकती है और स्किनर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल थे। अब दूसरे कारण की बात करें, साइकोलॉजिकल डिनायल, यानी सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करना। यह बात मुझे तब गहराई से समझ आई जब मेरे एक दोस्त का बेहद होनहार बेटा युद्ध में मारा गया और कभी वापस नहीं लौटा। वह पढ़ाई में भी शानदार था और खेलों में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी माँ, जो एक समझदार और संतुलित महिला थी, कभी यह मान ही नहीं पाई कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ऐसे मामलों को देखें तो अक्सर पाएंगे कि कई अपराधियों की माएं भी आखिर समय तक यह मानती रहती है कि उसका बेटा निर्दोष है। जब कोई सच्चाई इतनी दर्दनाक हो, उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाए, तो इंसानी दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह उस सच्चाई को बदलकर या उससे इनकार करके अपने लिए सहने लायक बनाता है। हम में से लगभग हर इंसान किसी न किसी लेवल पर ऐसा करता है और कई बार यही आदत हमें गलत फैसलों और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ धकेल सकती है। तीसरा रीजन है इंसेंटिव कॉज्ड बायस, यानी वह पक्षपात जो किसी फायदे, लालच या इंसेंटिव की वजह से पैदा होता है। यह सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होता, बल्कि उन लोगों के अंदर भी होता है जिन पर हम सलाह लेने के लिए भरोसा करते हैं। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता था जो कई मरीजों को बिल्कुल स्वस्थ गैल ब्लैडर निकालकर अस्पताल की लैब में भेज देता था। करीब 5 साल बाद उसे हॉस्पिटल ने निकाल दिया। उसे हटाने वालों में से मेरा एक दोस्त भी शामिल था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या वह डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा था? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, नहीं, उसे सचमुच विश्वास था कि शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जड़ गैल ब्लैडर ही है। उसे लगता था कि अगर आप अपने मरीजों की भलाई चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे निकाल देना चाहिए। यह एक बड़ा और साफ एग्जाम्पल है, लेकिन इसी तरह की सोच छोटे लेवल पर लगभग हर प्रोफेशन, हर बिजनेस और हर इंसान को दिखाई देती है। जब किसी व्यक्ति का फायदा किसी खास नतीजे से जुड़ जाता है तो उसके लिए पूरी तरह निष्पक्ष रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट ब्रोकर या दूसरे बिजनेस प्रोफेशनल की बातों को ध्यान से सुने तो अक्सर पाएंगे उनकी राय पर उनके अपने फायदे का असर पड़ रहा होता है। इंसान चाहे कितना भी ईमानदार क्यों न हो, उनका दिमाग अक्सर उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है जहां उसका फायदा छिपा होता है। इसी तरह एक समय डिफेंस डिपार्टमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जिनमें खर्च बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा होता था। रिजल्ट यह हुआ कि खर्च लगातार बढ़ता गया, हालात इतने खराब हो गए। बाद में सरकार को ऐसे मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखना पड़ता था। यही इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है। इसलिए जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो इंसानी लालच और गलत इंसेंटिव को कंट्रोल कर सके, वे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पैटरसन नाम के एक व्यक्ति का है। उसकी एक छोटी दुकान थी और उसके कर्मचारी लगातार चोरी कर रहे थे। फिर उसने दुकान में 2 कैश रजिस्टर लगा दिए। अचानक चोरी कम हो गई और दुकान मुनाफे में आने लगी। यह बदलाव इतना असरदार साबित हुआ कि बाद में उसने अपनी दुकान का काम छोड़कर कैश रजिस्टर्स बेचने का बिजनेस ही शुरू कर दिया। चौथा कारण है कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट टेंडेंसी, यानी एक बार किसी बात को मान लेने के बाद उसी पर अड़े रहने की आदत। इंसानी दिमाग उतना खुला नहीं होता जितना अक्सर हम सोचते हैं। इसे समझने के लिए ह्यूमन एग का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जब एक स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो अंडा तुरंत अपने आप को बंद कर लेता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर न आ सके। कुछ हद तक हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करता है। जब हम किसी विचार, राय या विश्वास को अपना लेते हैं तो उसके बाद
हम नई जानकारी को खुले मन से स्वीकार करने की बजाय अपने पुराने विश्वास की रक्षा करने लगते हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ आम लोगों तक लिमिटेड नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी इसका शिकार हुए हैं। महान वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने एक बार कहा था, विज्ञान कई बार इसीलिए आगे बढ़ता है क्योंकि नई पीढ़ी पुराने विचारों की जगह लेती है। उनका मतलब यह था कि कई बार पुराने वैज्ञानिक नई और बेहतर खोजों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपने पुराने विचारों से इतने जुड़ चुके होते हैं कि नई सच्चाई को देखने में उन्हें कठिनाई होती है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी उन विचारों को ज्यादा खुले मन से देखती है क्योंकि उनका दिमाग पुरानी मान्यताओं से उतना बंधा हुआ नहीं होता। यही वजह है कि इंसान एक बार किसी बात पर कमिट हो जाए तो उसके बाद वह अक्सर सच्चाई खोजने से ज्यादा अपनी पुरानी राय को सही साबित करने में ऊर्जा लगाता है। यही आदत कई गलत फैसलों की जड़ बन जाती है। अगर आप किसी बात को बार बार और पूरे विश्वास के साथ लोगों के सामने बोलते हैं तो धीरे धीरे वह बात आपके अपने दिमाग में भी गहराई से बैठ जाती है। अगर आप किसी बात को बार बार और पूरे विश्वास के साथ लोगों के सामने बोलते हैं तो धीरे धीरे वह बात आप अपने दिमाग में भी गहराई से बिठा लेते हैं। यही कारण है जब लोग किसी आंदोलन या प्रदर्शन में जोर जोर से नारे लगाते हैं तो वे सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे होते, वे खुद भी उन विचारों पर पहले से ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कई जगहों पर लोगों की सोच बदलने के लिए किया गया। एग्जाम्पल के लिए, चीन में एक समय कैदियों की ब्रेन वॉशिंग के दौरान उनसे छोटी छोटी बातें बार बार लिखवाई और बुलवाई जाती थी। कई मामलों में तो ये तरीका शारीरिक सजा से भी ज्यादा प्रभावी साबित हुआ क्योंकि वह सीधे इंसान की सोच और विश्वासों को प्रभावित करता था। छठा कारण है पेवोलियन एसोसिएशन, यानी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने की इंसानी आदत। इस विचार को सबसे प्रसिद्ध रूप से वैज्ञानिक इवान पल्वोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था। उन्होंने पाया कि जब भी एक खास घंटी बजाई जाती तो कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी क्योंकि उसका दिमाग घंटी की आवाज को खाने से जोड़कर देखता था। पहली नजर में यह एक साधारण एक्सपेरिमेंट लग सकता है, लेकिन असल में यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विज्ञापन की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी सिद्धांत पर काम करता है। कंपनियां चाहती है कि लोग उनके प्रोडक्ट को हमेशा किसी पॉजिटिव भावना या अच्छी चीज के साथ जोड़कर देखें। एग्जाम्पल के लिए, कोका कोला अपने ब्रांड को खेल, संगीत, हैप्पीनेस, फेस्टिवल और सफल लोगों के साथ जोड़कर पेश करती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी उसका प्रोडक्ट दुख, मौत या नेगेटिव घटनाओं के साथ जोड़ा हुआ दिखाई दे। यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। पुराने समय में फारस के शासक कई बार बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहकों को ही सजा देते थे। संदेशवाहक का कोई दोष नहीं था, लेकिन लोगों का दिमाग बुरी खबर को उसी व्यक्ति से जोड़ लेता था जो खबर लेकर आया था। आज भी यही प्रवृत्ति अलग रूप में मौजूद है। कई बड़े अधिकारी और बॉस बुरी खबर सुनना पसंद नहीं करते। रिजल्ट यह होता है कि उनके आसपास के लोग सच छिपाने लगते हैं। धीरे धीरे वे ऐसे माहौल में रहने लगते हैं जहां उन्हें सिर्फ अच्छी बातें सुनाई देती हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स हमें बताती है, अगर दो समान प्रोडक्ट्स में से एक सस्ता हो और दूसरा महंगा, तो सामान्य रूप से सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा बिकना चाहिए। लेकिन वास्तविक दुनिया हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार सिर्फ कीमत बढ़ाने से किसी प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है। कारण यह है कि बहुत से लोग अनजाने में यह मान लेते हैं अगर कोई चीज महंगी है तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी, यानी दिमाग ने महंगा और बेहतर को आपस में जोड़ लिया। यह भी पेवोलियन एसोसिएशन का ही एक रूप है। यह सिद्धांत बिजनेस और अकाउंटिंग में भी दिखाई देता है। अगर किसी कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम गलत इंसेंटिव्स पैदा करता है तो उसके रिजल्ट बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। एक समय वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बिल्डर को बहुत बड़े पैमाने पर लगभग पूरी फाइनेंसिंग उपलब्ध करवा दी। बाद में कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रॉब्लम सिर्फ फैसलों में नहीं थी, बल्कि उस अकाउंटिंग सिस्टम में भी थी
जो ऐसे डील्स को शुरुआत में बहुत ज्यादा लाभदायक दिखाता था। जब लोगों को गलत साइन मिलने लगते हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में फैसले लेने लगते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर पैसों से भरी टोकरी लेकर घूमे तो चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर किसी संस्था का अकाउंटिंग सिस्टम गलत इंसेंटिव पैदा करता है तो वहाँ गलत व्यवहार और गड़बड़ियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इंसानी व्यवहार का एक बड़ा नियम यह है कि लोग अक्सर उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जिस डायरेक्शन में सिस्टम उन्हें धकेलता है। इसीलिए सही सिस्टम और सही इंसेंटिव बनाना किसी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। सातवां रीजन है रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी, यानी एहसान का बदला चुकाने या सामने वाली की बात मान लेने की प्रवृत्ति। इस विषय पर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियालाडी ने एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ कॉलेज छात्रों से पूछा, क्या वे हर हफ्ते 2 दिन निकालकर कुछ परेशान और अनुशासनहीन बच्चों के साथ समय बिताना चाहेंगे। लगभग सभी ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। इस बार उन्होंने वही लोगों से पूछा, क्या वे सिर्फ एक दोपहर के लिए उन बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे। इस बार काफी लोगों ने हाँ कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब पहले बहुत बड़ी मांग रखी गई और फिर उसे छोटा कर दिया तो दूसरी मांग लोगों को ज्यादा उचित और स्वीकार करने योग्य लगी। इंसानी दिमाग अक्सर ऐसे मामलों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है नेगोशिएशन और सेल्स में इस तकनीक का काफी यूज किया जाता है। इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को गार्ड और कुछ लोगों को प्रिजनर की भूमिका दी गई। शुरुआत में यह सिर्फ एक सिमुलेशन थी, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। गार्ड ज्यादा सख्त और आक्रामक हो गए, जबकि प्रिजनर्स अधिक असहाय और दबे हुए दिखाई देने लगे। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लोगों से जो उम्मीद की जाती है वे कई बार उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ हमारी सोच ही हमारे व्यवहार को नहीं बदलती, बल्कि हमारा व्यवहार भी धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप किसी भूमिका को लंबे समय तक निभाते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। 8th रीजन है सोशल प्रूफ, यानी भीड़ को देखकर फैसला लेना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जब उसे समझ नहीं आता कि किसी स्थिति में क्या करना चाहिए तो वह अक्सर दूसरों को देखकर फैसला करता है। इसका एक दुखद उदाहरण कैटी जेनोवर्स का मामला है। एक हमले के दौरान कई लोगों को घटना के बारे में पता था, लेकिन बहुत कम लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बाद में इस घटना का अध्ययन करते हुए साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि शायद कोई और हेल्प करेगा। जब आसपास के लोग हेल्प नहीं करते तो हमें भी लगता है कि शायद कुछ न करना ही सही प्रतिक्रिया है। यह प्रवृत्ति बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में दिखाई देती है। कई बार एक बड़ी कंपनी कोई नया कदम उठाती है और बाकी कंपनियां भी बिना ज्यादा गहराई से सोचे उसी डायरेक्शन में चल पड़ती है। उन्हें लगता है कि अगर दूसरी सफल कंपनी ऐसा कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई मजबूत वजह होगी। कई बार यह सोच सही साबित होती है, लेकिन कई बार पूरी इंडस्ट्री एक साथ गलती कर बैठती है। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। कीमतें सिर्फ कंपनियों की वास्तविक स्थिति से नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक सोच और भावनाओं से भी प्रभावित होती है। जब भीड़ खरीद रही होती है तो और लोग भी खरीदने लगते हैं, और जब भीड़ बेच रही होती है तो घबराहट तेजी से फैलती है और लोग भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। 9th रीजन है कंट्रास्ट इफेक्ट, यानी तुलना के कारण धोखा खा जाना। इसे समझने के लिए एक साधारण एक्सपेरिमेंट की कल्पना कीजिए। 3 बाल्टियों में पानी रखा जाता है, एक में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। अगर कोई व्यक्ति एक हाथ गर्म पानी में और दूसरा हाथ ठंडे पानी में रखे और कुछ देर बाद दोनों हाथों को सामान्य पानी में डाल दे तो अजीब बात होती है। शुरू में दोनों हाथ एक ही पानी में होते हैं, लेकिन एक हाथ को वह पानी ठंडा लगता है और दूसरे को गर्म। असल में पानी नहीं बदला होता, बल्कि कंपैरिजन का आधार बदल गया। इंसानी दिमाग चीजों का मूल्यांकन अक्सर
सीधे तौर पर नहीं करता, वह उन्हें किसी दूसरी चीज से तुलना करके समझता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल रियल एस्टेट एजेंट करते हैं। वे पहले आपको कुछ बेहद महंगी और खराब प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। उन प्रॉपर्टीज को देखकर आपका दिमाग एक खास रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। फिर वे आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो पहले वाली तुलना में थोड़ी बेहतर और थोड़ी कम महंगी होती है। अचानक वही प्रॉपर्टी आपको शानदार डील लगने लगती है, जबकि अगर आपने उसे सबसे पहले देखा होता तो शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। यानी कई बार हमारा फैसला चीजों की वास्तविक गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उससे पहले हमने क्या देखा था इस बात पर निर्भर करता है। यही कंट्रास्ट इफेक्ट की ताकत है। यह राइटर एक और मशहूर कहानी सुनाता है एक मेंढक के बारे में। कहा जाता है कि अगर आप किसी मेंढक को लगभग उबलते हुए पानी में डाल दे तो वह तुरंत खतरा फील करके बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर उसे सामान्य पानी में रखा जाए और पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसे खतरे का एहसास नहीं होगा और वह वहीं बना रहेगा। चाहे यह कहानी पूरी तौर पर वैज्ञानिक रूप से सही हो या नहीं, लेकिन इंसानी बिहेवियर को समझने के लिए यह एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिजनेस की दुनिया में भी अक्सर यही होता है। बड़े बड़े समझदार और सफल लोग अचानक नहीं हारते, उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे आती है। छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हर बदलाव मामूली लगता है, वे समय रहते खतरे को पहचान नहीं पाते। जब तक उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ आती है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। 10वां कारण है अथॉरिटी बायस, यानी किसी बड़े पद या अधिकारी वाले व्यक्ति की बात को बिना ज्यादा सवाल किए मान लेना। इस विषय पर स्टैनली मिलीग्राम ने एक बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक अथॉरिटी फिगर ने आम लोगों को निर्देश दिया कि वे दूसरे लोगों को बिजली के झटके दे। हालांकि सामने वाले लोग निर्दोष थे, फिर भी बहुत से लोगों ने सिर्फ इसलिए आदेश का पालन किया क्योंकि उन्हें निर्देश देने वाला व्यक्ति एक अधिकारी वाली पोजीशन में था। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि इंसान अक्सर अपनी समझ और नैतिकता के बजाय अथॉरिटी की बात मानने को प्राथमिकता देता है। इसी टेंडेंसी को एविएशन इंडस्ट्री में भी देखा गया। फ्लाइट सिमुलेटर में पायलट और को पायलट को साथ बैठाया गया। पायलट की टीम जो वरिष्ठ सदस्य होता है जानबूझकर ऐसी गलती करता था जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। को पायलट को साफ दिखाई देता कि यह फैसला गलत है और इससे खतरा पैदा हो सकता है। फिर भी कई बार को पायलट ने समय पर विरोध नहीं किया। कारण सिर्फ इतना था कि पायलट उससे वरिष्ठ था और अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति माना जाता था। कई परीक्षणों में यह झिझक इतनी गंभीर साबित हुई कि विमान दुर्घटना जैसी स्थिति पैदा हो गई। यह दिखाता है कि कभी कभी अथॉरिटी का इफेक्ट इतना मजबूत होता है कि लोग अपनी आंखों से दिखाई देने वाली गलती को भी नजरअंदाज कर देते हैं। 11वां रीजन है डिप्राइवल सुपर रिएक्शन सिंड्रोम, यानी किसी चीज के छिन जाने पर जरूरत से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया देना। जब हमारे पास कोई चीज होती है या हमें लगता है कि वह जल्दी ही हमारी होने वाली है और अचानक वह हमसे दूर हो जाए तो हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सामान्य से कहीं ज्यादा होती है। हम किसी नई चीज को पाने से जितनी खुशी फील करते हैं उससे कहीं ज्यादा दुख किसी चीज को खोने पर फील होता है। इसे समझने के लिए राइटर यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल देता है। मेरा एक कुत्ता था जो बहुत शांत और प्यार करने वाला था। वह किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर उसके मुंह में कोई चीज हो और कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो उसका बिहेवियर तुरंत बदल जाता था। इंसानों में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब किसी कर्मचारी को लंबे समय से मिल रही कोई सुविधा या फायदा वापस लेने की कोशिश की जाती है तो अक्सर उसका बिहेवियर बहुत तीखा होता है। कई बार उस सुविधा की वास्तविक कीमत से भी ज्यादा इमोशनल प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मेरे घर के पास एक छोटे से द्वीप पर 2 पड़ोसियों के बीच गंभीर विवाद हो गया। वजह कोई बड़ी जमीन या भारी रकम नहीं थी। मामला सिर्फ इतना था कि एक व्यक्ति ने अपने घर के पास एक छोटा सा देवदार का पेड़ लगा लिया था। उस पेड़ की वजह से दूसरे पड़ोसी के घर से दिखाई देने वाला दृश्य थोड़ा सा प्रभावित हो गया। बात देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। यह इंसानी स्वभाव है। हम अक्सर इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमसे क्या छीना जा रहा है,
बजाय इसके कि हमें क्या मिल रहा है। और जब इसमें गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना जुड़ जाए तो छोटी सी भी बात बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। बिजनेस की दुनिया में इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है न्यू कोक। कोका कोला कंपनी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहचान वाले ब्रांड्स में से एक है। कंपनी के पास बेहतरीन मार्केटिंग एक्सपर्ट, रिसर्चर और बिजनेस लीडर्स थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसे आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कंपनी ने लगभग 100 साल पुराने कोक के स्वाद को बदलने का फैसला किया। उन्हें लगा कि नया स्वाद लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। लोग सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खरीद रहे थे, वे एक याद, एक आदत और एक इमोशनल जुड़ाव खरीद रहे थे। जब पुराने कोक को हटाया गया तो लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे उनसे उनकी पसंदीदा चीज छिन गई हो। अचानक पूरे देश में विरोध शुरू हो गया, हजारों लोग नाराज हो गए और कंपनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि इंसान सिर्फ फायदे और नुकसान का गणित नहीं करता। कई बार किसी चीज को खोने का दर्द उतनी ही कीमत की नई चीज मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इतने अनुभवी और बुद्धिमान लोगों से यह गलती हो गई क्योंकि वे लोगों के छिन जाने की डर की ताकत को पूरी तरह समझ नहीं पाए। 12वां कारण है एनवी एंड जेलेसी, यानी जलन और ईर्ष्या। बहुत से लोग मानते हैं दुनिया सिर्फ लालच से चलती है, लेकिन कई बार जलन लालच से ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की कई बड़ी किताबों में इस विषय पर बहुत कम चर्चा मिलती है, जबकि वास्तविक जीवन में इसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। कई बार लोग खुद अमीर बनने से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि कहीं दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा सफल न हो जाए। ऑफिस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, परिवार और समाज, हर जगह ईर्ष्या लोगों के फैसलों के प्रभावित करती है। यह इंसानी दिमाग की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जो व्यक्ति इसकी ताकत को नहीं समझता वह इंसानी व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझ पाता। 13वां कारण है केमिकल डिपेंडेंसी, यानी नशे की लत। इस बारे में लगभग हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में देखा या सुना है। नशा धीरे धीरे इंसान की सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। समय के साथ व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम और वास्तविकताओं को स्वीकार करने की बजाय उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। अक्सर नशे की लत का सबसे खतरनाक पहलू यह होता है कि व्यक्ति अपने हालात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वह खुद को बार बार यह समझाता रहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। यही कारण है कि केमिकल डिपेंडेंसी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक समस्या भी बन जाती है। 14वां कारण है गैम्बलिंग कंपल्शन, यानी जुए की लत। बीएफ स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर कई एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने पाया कि अगर इनाम हर बार नहीं मिले बल्कि कभी कभी और अचानक मिले तो उसकी लत ज्यादा मजबूत बनती है। ये सिद्धांत आज कैसीनो गेम्स, स्लॉट मशीन और लॉटरी सिस्टम में यूज होता है। जो व्यक्ति को कभी जीत मिलती है और कभी नहीं, तो उसका दिमाग अगली जीत की उम्मीद में और ज्यादा फंसता चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी लॉटरी में आपको अपना नंबर खुद चुनने का मौका दिया जाए तो लोग अक्सर उसे ज्यादा आकर्षक मानते हैं। कारण यह नहीं कि जीतने की संभावना बढ़ गई, कारण यह है कि व्यक्ति को लगता है कि उसने खुद फैसला लिया है, इसीलिए अब उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह स्लॉट मशीन में जब कोई व्यक्ति जीतने के बहुत करीब पहुंचकर हार जाता है तो उसे लगता है कि अगली बार जरूर जीत मिलेगी। असल में जीत नहीं मिली होती, लेकिन दिमाग उसे लगभग जीत के रूप में देखता है। यही भावना लोगों को बार बार खेलने के लिए प्रेरित करती है और कई बार यही आदत आर्थिक और मानसिक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। 15वां कारण है लाइकिंग डिस्टोर्शन, यानी पसंद का प्रभाव। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारी तरह सोचते हैं या हमारी बातों से सहमत रहते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं तो उसकी कमियां और गलतियां हमें कम दिखाई देने लगती है। कई बार हम किसी व्यक्ति के विचारों का मूल्यांकन उनके सही या गलत होने के आधार पर नहीं करते, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि हमें वह व्यक्ति पसंद है या नहीं।
यही कारण है कि दोस्ती, रिश्तों, राजनीति, बिजनेस और निवेश जैसी जगहों पर लोग अक्सर पक्षपातपूर्ण फैसले लेते हैं। जिसे हम पसंद करते हैं उसकी गलतियों को माफ करना आसान लगता है, जिसे हम पसंद नहीं करते उसकी अच्छी बातों को भी स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। यानी कई बार हमारा फैसला तथ्यों से नहीं बल्कि हमारी पसंद और नापसंद से प्रभावित होता है। यही लाइकिंग डिस्टोर्शन की असली ताकत है। 16वां कारण है डिसलाइकिंग डिस्टोर्शन, यानी नापसंदगी की वजह से होने वाली सोच की गलती। यह लाइकिंग डिस्टोर्शन का बिल्कुल उल्टा रूप है। जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसकी कमियां हमें कम दिखाई देती हैं, और जिस व्यक्ति को हम नापसंद करते हैं उसकी अच्छी बातें भी हमें आसानी से नजर नहीं आती। कई बार कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता, इसीलिए हम उसकी सलाह को भी नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ आम लोगों में नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड लोगों में भी देखने को मिलती है। यही फिर से मैन विद अ हैमर वाली प्रॉब्लम सामने आती है। अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही तरीका या एक ही समाधान है तो उसे हर प्रॉब्लम उसी नजरिए से दिखाई देने लगती है। इसी वजह से सलाहकारों और विशेषज्ञों से बात करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर किसी सलाहकार का आर्थिक या पेशेवर फायदा इसी बात में होता है कि वह आपको अपनी सेवा, अपना प्रोडक्ट या अपना सॉल्यूशन बेचे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में उन्हें सचमुच विश्वास होता है कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि उनका अनुभव और उनका पेशा उनके सोचने का तरीका तय करने लगता है। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि लगभग हर प्रॉब्लम का समाधान वही है जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा है तो दुनिया की हर समस्या कील जैसी दिखाई देने लगती है। इसीलिए जब किसी विशेषज्ञ या सलाहकार की राय सुने तो उसे पूरी तरह अंतिम सत्य मानने की बजाय थोड़ी सावधानी रखें। उनकी सलाह को समझे, सवाल पूछें, जहां संभव हो उस विषय की बुनियादी जानकारी खुद भी रखें। इससे गलत फैसलों की संभावना काफी कम हो जाती है। 17वां कारण है नॉन मैथमेटिकल ब्रेन, यानी हमारा दिमाग गणितीय तरीके से नहीं सोचता। हम अक्सर खुद को तार्किक और समझदार मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग कई बार प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के नियमों के अनुसार डिसीजन नहीं लेता। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं जो हमारे सामने आसानी से मौजूद होती हैं या जिन्हें हम बार बार देखते हैं। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हर जगह उपलब्ध रखने की कोशिश करती है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हर जगह उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला कंपनी अच्छी तरह जानती है कि अगर उसका प्रोडक्ट हर दुकान, हर रेस्तोरों और हर वेंडिंग मशीन में दिखाई देगा तो लोगों के उसे खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई बार सिर्फ किसी चीज को बार बार दिखाई देना ही उसे हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट बना देता है। इस टेंडेंसी को समझने के लिए सोलोमन ब्रदर से जुड़ा एक फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है। कंपनी के एक भरोसेमंद कर्मचारी ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए गंभीर धोखाधड़ी की। जब वह पकड़ा गया तो उसने कहा कि यह उससे पहली बार हुआ है और वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उसकी पुरानी उपलब्धियों और उसके द्वारा कमाए गए मुनाफे से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने स्थिति को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। यही इंसानी दिमाग की कमजोरी है। हम अक्सर किसी व्यक्ति के पुराने अच्छे कामों को देखकर उसकी वर्तमान गलतियों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसे और एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी दुकान में काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला कैश बुक से पैसे चुराती हुई पकड़ी जाती है। वह रोने लगती है, माफी मांगती है और कहती है उससे गलती हो गई और आगे ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में
इमोशनल रूप से उसके लिए सहानुभूति फील होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर संस्था सिर्फ इमोशंस के आधार पर फैसला ले और कोई कार्रवाई न करे तो बाकी कर्मचारियों तक गलत संदेश पहुंच सकता है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी सोच सकते हैं कि रूल तोड़ने पर कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। यही वजह है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत व्यवहार को शुरुआत में ही रोकना बेहद इम्पोर्टेंट है। कई बार एक छोटी गलती को नजरअंदाज करने से भविष्य में एक बड़ी प्रॉब्लम उभर सकती है। इसीलिए अच्छे सिस्टम सिर्फ अच्छे लोगों पर नहीं बल्कि स्पष्ट नियमों और समय पर की गई कार्रवाई पर निर्भर करते हैं। 18वां कारण, एक्स्ट्रा विविड एविडेंस, यानी आंखों देखी या बेहद प्रभावशाली जानकारी का जरूरत से ज्यादा असर। इंसानी दिमाग उन चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है जिन्हें वह अपनी आंखों से देखता है या जो बहुत ज्यादा इमोशनल और यादगार होती है। कई बार हम किसी घटना, व्यक्ति या अनुभव से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बाकी इम्पोर्टेंट तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने खुद इसकी कीमत चुकाई है। एक समय मैंने एक कंपनी के बारे में फैसला लेते हुए उसके मालिक और कंपनी से जुड़ी कुछ बेहद प्रभावशाली बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। वे बातें इतनी भरोसेमंद लग रही थी कि मैंने दूसरे इम्पोर्टेंट साइंस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मेरा अनुमान गलत साबित हुआ और मुझे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। यह घटना हमेशा याद दिलाती है कि सिर्फ इसीलिए किसी बात को सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली, भावनात्मक या आंखों देखी लगता है। 19वां कारण है वाय को न समझना, यानी किसी बात के पीछे का कारण न जानना। अगर आप सिर्फ नियम याद करते हैं लेकिन यह नहीं समझते कि वे नियम क्यों बने हैं तो आपकी समझ अधूरी रह जाती है। इंसानी दिमाग सिर्फ रटने के लिए नहीं बना है, वह चीजों के बीच संबंध और कारण समझना चाहता है। जब हमें किसी बात के पीछे का क्यों समझ आ जाता है तो उसे याद रखना और भी आसान हो जाता है और सही समय पर उसका यूज करना भी। इसके अपोजिट, अगर हम सिर्फ जानकारी जमा करते रहें लेकिन उसके पीछे की लॉजिक न समझे तो यह ज्ञान लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहता। एक वकील का एग्जाम्पल लिया जा सकता है जिसने अपने क्लाइंट को यह तो समझा दिया कि नियम क्या कहता है लेकिन यह नहीं समझा पाया कि उस नियम को तोड़ने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि जानकारी होने के बावजूद सही निर्णय नहीं लिया जा सका। सिर्फ क्या जानना काफी नहीं, कई बार क्यों जानना उससे भी इम्पोर्टेंट होता है। 20वां कारण है स्ट्रेस, यानी तनाव। तनाव इंसानी दिमाग और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, पेवलाव के कुत्तों के साथ एक अप्रत्याशित घटना हुई। अचानक उसके वातावरण में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे वो अत्याधिक तनाव में आ गए। उस तनाव का असर इतना गहरा था कि उनका सामान्य व्यवहार पूरी तरह बदल गया। इंसानों के साथ भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दबाव, डर, चिंता या अनिश्चितता में होता है तो उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। कई बार बेहद बुद्धिमान लोग भी तनाव के समय ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में वो कभी नहीं लेते। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझना हो तो उसे सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी देखना चाहिए। 21वां कारण है रीजन रिस्पेक्टिंग टेंडेंसी की कमी या से समथिंग सिंड्रोम, यानी बिना कुछ सार्थक कहे लगातार बोलते रहना। प्रकृति में भी इसके दिलचस्प एग्जाम्पल मिलते हैं। जब कोई मधुमक्खी फूलों का अच्छा सोर्स ढूंढ लेती है तो वह वापस छत्ते में आकर एक खास डांस के जरिए दूसरी मधुमक्खियों को दिशा बताती है। एक वैज्ञानिक ने एक बार फूलों को एक ऊंचे खंबे के ऊपर रख दिया। मधुमक्खी वहां तक पहुंच गई लेकिन उसकी प्राकृतिक कम्युनिकेशन सिस्टम में सीधे ऊपर जाने की जानकारी देने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं निकाल पाई। मधुमक्खी वहां तक पहुंच गई लेकिन उसकी नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम
सीधे ऊपर जाने की जानकारी देने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं निकाल पाई। फिर भी जब वो वापस लौटी तो उसने एक अजीब और उलझा हुआ डांस किया, मानो उसके पास कुछ कहने को तो था लेकिन सही जानकारी देने का तरीका नहीं था। इंसानों में भी कई बार ऐसा ही होता है। कई लोग हर विषय पर कुछ न कुछ बोलना जरूरी समझते हैं, चाहे उनके पास वास्तव में उपयोगी जानकारी हो या नहीं। वे सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। लेकिन बुद्धिमानी हमेशा बोलने में नहीं, बल्कि यह समझने में होती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या होता है जब ये सारी मानसिक कमजोरियां और दिमाग की प्रवृत्तियां एक साथ काम करने लगे। चार्ली मंगर इसे लोलापैलोजा इफेक्ट कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जब साइकोलॉजिकल बायसेस एक साथ मिलकर इंसानों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। अलग अलग बायसेस का असर जितना होता है, उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली असर तब पैदा होता है जब वो एक साथ काम करते हैं। इसी कारण कई बार लोग, कंपनीज और यहाँ तक कि पूरे समाज ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में अविश्वसनीय लगती है। एग्जाम्पल के लिए, टपरवेयर की शुरुआत सेल्स पार्टीज में कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एक साथ यूज किया गया। सोशल प्रूफ, रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट और लाइकिंग जैसे कई इफेक्ट एक साथ काम करते थे। इसी वजह से वे बेहद सफल साबित हुए। इसी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी लोगों को शराब की लत से बाहर निकालने के लिए कई कई पॉजिटिव मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का संयुक्त उपयोग करता है। यही लोलापैलोजा इफेक्ट की असली ताकत है। जब कई मानसिक शक्तियां एक ही डायरेक्शन में काम करने लगती है तो उनका असर साधारण नहीं रहता। वे इंसान के व्यवहार, निर्णय और पूरी जिंदगी की दिशा तक बदल सकती है। लोलापैलोजा इफेक्ट को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड डगलस का। कंपनी को यह टेस्ट करना था किसी इमरजेंसी की स्थिति में यात्री 90 सेकंड के अंदर विमान से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। इसके लिए उन्हें लगातार प्रैक्टिस करवाई गई, जिसमें अंधेरे माहौल में बुजुर्ग लोगों को इमरजेंसी रबर स्लाइडर के जरिए विमान से नीचे उतारने का काम कर रहा था। नतीजा अच्छा नहीं रहा, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद टेस्ट दोबारा किया गया। दूसरी बार भी दुर्घटनाएं हुई और एक व्यक्ति को स्थायी नुकसान पहुंचा। अब सवाल यह है कि इतने एक्सपीरियंस्ड और बुद्धिमान इंजीनियर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। कारण यह था कि एक साथ कई मानसिक प्रभाव काम कर रहे थे। टेस्ट पास करने का दबाव, अधिकारियों की अपेक्षाएं, पहले से लिए गए फैसलों को सही साबित करने की इच्छा और कई दूसरे साइकोलॉजिकल बायसेस एक साथ सक्रिय थे। यही लोलापैलोजा इफेक्ट है, जब कई मानसिक कमजोरियां एक ही डायरेक्शन में काम करने लगती हैं तो बहुत समझदार लोग भी एक जैसी गलतियां कर सकते हैं जो बाद में साफ दिखाई देती हैं। बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम्स में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कई बार वरिष्ठ अधिकारी गलत दिशा में जा रहे होते हैं लेकिन बाकी लोग चुप रहते हैं। वो विरोध नहीं करते क्योंकि वे टकराव से बचना चाहते हैं, अपनी स्थिति सेफ रखना चाहते हैं या ग्रुप की राय के खिलाफ जाने में असहज फील करते हैं। रिजल्ट यह होता है कि एक गलत फैसला समय रहते चुनौती नहीं पाता और धीरे धीरे बड़ी समस्याएं बन जाता है। तो क्या इन मानसिक कमियों से बचा जा सकता है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन इन्हें समझकर और सही सिस्टम बनाकर इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कार्ल ब्रूनर का एक दिलचस्प नियम था। उनकी कंपनी में अगर कोई मैनेजर किसी कर्मचारी को कोई काम सौंपता था लेकिन यह नहीं बताता था कि वह काम क्यों किया जा रहा है, तो इसे गंभीर गलती माना जाता था। इस नियम का उद्देश्य यह था कि लोग सिर्फ आदेश न माने बल्कि उसके पीछे का कारण भी समझे। जब लोगों को किसी काम का क्यों समझ आता है तो उसे बेहतर तरीके से करते हैं और ज्यादा जिम्मेदारी भी फील करते हैं। एक और उपयोगी सिद्धांत है ग्रेनी रूल या दादी माँ का नियम। इसका मतलब है
पहले जरूरी और मुश्किल काम करो, फिर मजेदार काम करो। जैसे कोई बच्चा पहले सब्जी खाएगा, तब उसे आइसक्रीम मिलेगी। साधारण लगने वाला यह नियम अनुशासन और उत्पादकता बढ़ाने में बेहद प्रभावी है। अगर हम पहले महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें और बाद में मनोरंजन पर, तो हमारे रिजल्ट बेहतर होते हैं। इसके बाद आता है चार्ल्स डार्विन का तरीका। डार्विन की एक खास आदत थी। वे उन फैक्ट्स और सबूतों को विशेष रूप से नोट करते थे जो उनकी अपनी सोच को गलत साबित करते थे। उन्हें पता था कि इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से अपनी बात को सही साबित करने वाले सबूत ढूंढता है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इसका उल्टा करने की आदत डेवलप की। यही कारण था कि उनकी सोच लगातार बेहतर होती गई। मैंने भी हमेशा कोशिश की है कि अपनी राय के खिलाफ मौजूद तथ्यों को नजरअंदाज न करूं, बल्कि उन्हें गंभीरता से समझूं। जॉनसन एंड जॉनसन की कार्यशैली में भी एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है। जब कोई बड़ा फैसला या प्रोजेक्ट असफल हो जाता था, तो वे सिर्फ नुकसान गिनकर आगे नहीं बढ़ते थे। वे उस पूरे मामले की दोबारा जांच करते थे, ताकि यह समझ सकें कि गलती कहाँ हुई और भविष्य में उसे रोका कैसे जा सकता है। यह तरीका सीखने और लगातार सुधार करने का एक प्रभावी माध्यम है। इसी तरह सैम वाल्टन ने एक बेहद दिलचस्प नियम बनाया था। वे अपने कर्मचारियों को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या सप्लायर से छोटे मोटे उपहार तक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते थे। कारण सीधा था। वो जानते थे, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है, तो हमारे अंदर अनजाने में उसका एहसान चुकाने की इच्छा पैदा होती है। यानी एक छोटा सा गिफ्ट भी हमारे डिसीजंस को इफेक्ट कर सकता है। आखिर में एक बड़ा सवाल आता है, क्या इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को साथ साथ पढ़ना और समझना चाहिए? राइटर का जवाब है बिल्कुल। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, नेचर के नियम गहरे और जटिल हो सकते हैं, लेकिन वो मनमाने नहीं होते। उसी तरह अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझे लेकिन इंसानी दिमाग और बिहेवियर को न समझे, तो हमारी समझ अधूरी रह जाएगी। पैसे, बाजार और बिजनेस को समझने के लिए इंसानों को समझना बेहद जरूरी है, और इंसानों को समझने के लिए साइकोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी एक साथ आती है, तब हमें यह समझ में आने लगता है कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि वे ऐसा क्यों करते हैं। और शायद यही बेहतर फैसले लेने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब सवाल ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस पूरी समझ के साथ क्या करना चाहिए। उस सवाल का जवाब किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला। अगर आपको हमारी ये बुक पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।